डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मुगल्स, महान मुगलों का इतिहास, इस पेपर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पेपर बीए सेकेंड ईयर के मेडिवल हिस्ट्री के छात्रों के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ बीए थर्ड ईयर के मॉडर्न हिस्ट्री के छात्रों के लिए भी ये उपयोगी है। इसलिए बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है। और मुगलों का इतिहास शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश दिल्ली सल्तनत के भी बारे में डालना चाहूँगा और आप लोगों को संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूँगा कि बाबर के या मुगलों के आगमन के पहले, बाबर के आगमन के पहले कि क्या कंडीशन है, कौन सा राजवंश शासन कर रहा है दिल्ली में और भारत की राजनीतिक दशा कैसी है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हुए आप लोगों ने ये देखा कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से स्टार्ट हो रही है और 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का काल है और इसमें जो है 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, जिसको अब इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, ये गुलाम वंश का प्रयोग ठीक नहीं है, इसके लिए ममलूक वंश उचित है या फिर आदि तुर्क वंश इसको कहा जाना चाहिए। ये शासन किया। फिर उसके बाद खलजी वंश ने शासन किया, फिर तुगलक वंश ने शासन किया, फिर उसके बाद सैयद वंश आया कुछ दिनों के लिए और फिर अंत में लोधी वंश ने शासन किया। तो ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के दौरान अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है, मोहम्मद गोरी आता है और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली और अजमेर पे अपना अधिकार स्थापित करता है। उसके बाद वो अपने योग्य सेनापतियों, अपने योग्य दासों की सहायता से धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को विजित करता है, लेकिन इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दिल्ली की गद्दी के लिए उसके 3 योग्य दासों कुबाचा, एलदौज और ऐबक में संघर्ष शुरू होता है और अंत में ऐबक जो है दिल्ली पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो यही से 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत का आरंभ माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। क्यों कहा जाता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी इल्तुतमिश ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत को एक रूपरेखा प्रदान की और फिर यहीं से दिल्ली सल्तनत धीरे 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 अपना विस्तार करता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। उसके बाद योग्य शासकों में बलबन आता है, जिसने एक मजबूत केंद्रीय सेना का गठन किया और मंगोलों के आक्रमण से उसने रक्षा की। मंगोल लगातार आक्रमण करते रहे, लेकिन मंगोलों के आक्रमण से जहाँ तमाम यूरोप और एशिया के कई साम्राज्य उखड़ गए, बिखर गए, तहस नहस हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सल्तनत के शासकों ने ऐसी अपनी मंगोल नीति बनाई कि उनका ये दिल्ली सल्तनत उनके आक्रमणों से बचा रह गया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, इतिहास में बहुत बड़ी बात है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब खलजियों का शासन आता है तो खलजियों में अलाउद्दीन खलजी पहला ऐसा शासक होता है जिसने विस्तारवादी नीति अपनाई और उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीता। उसने इतनी मजबूत केंद्रीय सेना का गठन किया और उसके समय में जो भी योग्य सेनापति थे उसकी सहायता से उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विजित किया। उत्तर भारत पर उसने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और दक्षिण भारत को उसने वहाँ के राज्यों को सौंप करके केवल कर वसूलता था। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पहली बार अलाउद्दीन खलजी के समय में हुआ।
उसके बाद जब तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ तो तुगलकों ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसके बाद दिल्ली सल्तनत उसी के शासनकाल में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत बिखरने भी लगा और कई ऐसे क्षेत्र थे जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र भी होने लगे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक तक दिल्ली सल्तनत कमोवेश मजबूत स्थिति में रहा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अयोग्य शासक के कारण और भी कई कारणों की वजह से दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया और रही कहीं कसर 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से ने पूरी कर दी। तैमूर का आक्रमण इतना भीषण और इतना प्रबल था कि यही से इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास में या दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण। तैमूर के आक्रमण ने बहुत गहरा प्रभाव डाला, राजनीतिक प्रभाव भी डाला, आर्थिक प्रभाव भी डाला, सामाजिक प्रभाव भी डाला और सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला। इसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद काफ़ी स्थिति में परिवर्तन होता है। तैमूर के आक्रमण के बाद जो अभी हम लोगों को राजनीतिक परिवर्तन को देखना है तो ये होता है कि उसके बाद तुगलक वंश कुछ दिन तक चलता है, लेकिन उसके बाद समाप्त हो जाता है और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। खिज्र खां इसका संस्थापक है और वो तैमूर के एक प्रतिनिधि के तौर पे शासन करता है, लेकिन उसके बाद के शासकों ने स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता को संचालित किया। लेकिन तैमूर के आक्रमण के बाद क्या हुआ कि ये जो तीनों वंश हैं, मतलब गुलाम वंश कह लीजिए या ममलूक वंश कह लीजिए, खलजी वंश और तुगलक वंश, ये विशुद्ध रूप से क्या थे? तुर्क थे। तैमूर के आक्रमण के बाद तुर्कों की सत्ता जो है उनके हाथ से क्या है निकल गई। यद्यपि सैयद भी तुर्क ही माने जाते हैं, तुर्क थे भी, लेकिन अब तुर्कों की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो गई। तो इसी वजह से बाद में एक नया राजवंश जो अंतिम और पांचवा है, लोधी वंश का शासन स्थापित होता है। लोधी मूलतः क्या है? ये अफगान है। पहली बार तुर्क जो अफगानों को शासन सत्ता के अयोग्य मानते थे कि अफगानों को बड़े ही हीन दृष्टि से देखा करते थे और एक तरीके से उनसे घृणा करते थे और कहते थे कि ये लोग शासन के अयोग्य हैं, शासन का कार्य इनसे नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास का काल चक्र ऐसा है कि एक दिन ऐसा भी आया जब लोधियों ने दिल्ली की सत्ता पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया और दिल्ली सल्तनत की जो एक प्रतिष्ठा थी, जो गुलाम वंश के समय या ममलूक वंश के समय थी, जो खिलजी वंश के समय थी, जो तुगलक वंश के समय थी, सैयद वंश के समय में वो नहीं थी। सैयद वंश में तो दिल्ली सल्तनत काफ़ी छोटा हो गया था, उसका सिकुड़ सा गया था। लेकिन लोधियों ने क्या किया कि जो दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिष्ठा जो तुर्क राजवंशों के शासनकाल में हुआ करती थी, उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और बहलोल लोधी जो है काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और उसने तैमूर के आक्रमण के बाद जो दिल्ली सल्तनत को जो एक गहरा आघात पहुंचा था उसको दुरुस्त करने का काम किया और उसने जो है पुनः वो कामयाब रहा। खैर वो उतना विस्तार नहीं कर सका, लेकिन शासन व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी हद तक सफल हुआ। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद जो उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र सिकंदर लोधी ने विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने एक सुदृढ़ शासन तंत्र को भी स्थापित किया और विस्तारवादी नीति अपनाई और उसने क्या किया कि समूचे उत्तर भारत को लगभग जीत करके खोई हुई जो दिल्ली सल्तनत की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित करने में सफल रहा और उसी ने जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाई।
इसके पहले दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन 1506 ईस्वी में इसने जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाई और आगरा को जो है वो राजधानी के तौर पे उसको काफ़ी वहाँ नगरों का निर्माण किया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की। जो तैमूर का आक्रमण है 1398 ईस्वी में, तैमूर तो चला गया यहाँ से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की स्थिति कमज़ोर हो गई। तो जो राजपूताना है, जो राजपूत राज्य थे, जब उन लोगों को पता चला कि दिल्ली सल्तनत तक कमज़ोर हो गई है, तो उन लोगों के मन में ये स्वप्न उठने लगा, वो लोग ये सपना देखने लगे कि अब यही मौका है जब हम लोग पुनः दिल्ली पे अधिकार कर सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने दिल्ली पे निरंतर आक्रमण करने शुरू किए और उन लोगों ने अपना एक संघ बनाया और मेवाड़ उसका जो है, मेवाड़ उस समय सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था, तो उसके नेतृत्व में राजपूत राज्यों ने एक संघ बनाया और लगातार वो लोग दिल्ली सल्तनत से संघर्ष करते रहे। तो राजपूतों के आक्रमण का सामना करने के लिए ही सिकंदर लोदी ने दिल्ली से अपनी राजधानी परिवर्तित की आगरा में, और वो सफल भी रहा राजपूत आक्रमण को रोकने में। और वो जब तक था तब तक राजपूत जो है वो दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सके। सिकंदर लोदी के बाद जब उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना, तो उसकी नीतियों की वजह से जो उसके अफ़गान अमीर थे वो नाराज़ होते चले गए और इधर मेवाड़ के नेतृत्व में उसको राजपूत राज्यों को मेवाड़ के शासक राणा सांगा का एक बहुत ही योग्य नेतृत्व प्राप्त हो गया था। तो राजपूत राज्य लगातार अफ़गानों से संघर्ष करते रहे, कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वो अनिर्णित ही रहीं। लेकिन राजपूत राज्यों ने अपना संघर्ष जारी रखा। इधर इब्राहिम लोदी की गलत नीतियों की वजह से उसके अमीर उसके खिलाफ हो गए और वो दौलत खां लोदी जो उसका चाचा भी था और उस समय पंजाब का गवर्नर उसको बनाया था इब्राहिम लोदी ने, उसने और जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अफ़गानिस्तान में उस समय शासन कर रहा था बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसको भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो फिर बाबर जो है एक बहुत ही अपनी एक कुशल सेना के साथ 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में उसने अंतिम दिल्ली सल्तनत के शासक, या कहिए कि अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको हम लोग मुगल राजवंश के नाम से जानते हैं। ये मुगल वंश जो है ये 1526 में स्थापित हुआ, लेकिन 1540 तक ही चला, क्योंकि इसमें फिर सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा, और 15 साल का गैप। लेकिन 15 साल के बाद पुनः 1555 ईस्वी में इस मुगल वंश की स्थापना हुमायूं के द्वारा होती है, और फिर 1555 से लेकर के ये 1857-58 तक चलता है। तो इस तरीके से बहुत लंबे समय तक चलता है, और 1707 तक तो इसकी स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का भी, मुगल साम्राज्य का भी विघटन आरंभ होना शुरू हो जाता है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा भारत में एक ऐसे राजवंश की स्थापना होती है जो लंबे समय तक भारत पर शासन करेगा और बहुत परिवर्तन आएगा। तमाम नई नई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी, जो हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये दिल्ली सल्तनत की का एक संक्षेप में परिचय मैंने कराया आप लोगों का कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है,
कैसे उसका विस्तार होता है और कैसे फिर एक घटना होती है, तैमूर का आक्रमण होता है, उसके बाद क्या होता है, और फिर लोदी वंश लोदी वंश के नेतृत्व में अफ़गानों ने दिल्ली पे अपना अधिकार जमाया, और अंत में जो इसका तीसरा शासक है इब्राहिम लोदी के समय में जो मुग़ल भारत में आते हैं बाबर के नेतृत्व में और दिल्ली पे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम लोग मुग़ल वंश के नाम से जानते हैं। तो बाबर के आगमन के पहले, अब समझना है आप लोगों को, बाबर के आगमन के पहले यदि हम लोग भारत की राजनीतिक दशा पे प्रकाश डालें तो ये पाते हैं कि तैमूर के आक्रमण के बाद राजपूत राज्यों में भी दिल्ली को अधिकार में लेने की इच्छा प्रबल हो उठी, और इसके लिए उन लोगों ने प्रयास भी शुरू कर दिया, और मेवाड़ के नेतृत्व में उन्होंने एक संघ बना लिया, और फिर उन लोगों ने दिल्ली में, तब तक दिल्ली जो है वो जो दिल्ली सल्तनत है वो लोदियों के हाथ में चली जाती है। लेकिन लोदी शासकों ने क्या किया कि उन्होंने दिल्ली की रक्षा की, लेकिन राजपूतों में और अफ़गानों में कहिए या कहिए कि मुसलमानों में दिल्ली के लिए एक संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन इन दोनों के संघर्ष का फ़ायदा कौन उठाता है? एक बाहरी विजेता, एक बाहर का आया हुआ व्यक्ति। क्यों उठाता है? क्योंकि उस समय वो मध्य एशिया से आया हुआ है, फरगना और समरकंद का है वो, आज का उज्बेकिस्तान। और उस समय जो मध्य एशिया में जो तमाम जो तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे, खासकर सैन्य प्रणाली में, उससे सबसे परिचित है बाबर। और मध्य एशिया में जितने भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं सैन्य प्रणाली में, सबसे वो अवगत है, और उसी तरीके से उसने अपनी सेना को सुसज्जित किया। उसके पास कुशल घुड़सवार हैं, तीरंदाज हैं, तोपों का प्रयोग, ईरानियों से उसने क्या किया? बंदूकों का प्रयोग सीखा है। तो ऑटोमन तुर्कों से उसने अपने तोपची नियुक्त कर लिए हैं अपनी सेना में, और उसके पास पहले से ही कुशल घुड़सवार सेना है, कुशल तीरंदाज हैं। और उसने जो है उज़्बेकों से क्या किया है कि तुगलुमा पद्धति भी सीख ली है। तो इस तरीके से मध्य एशिया में जितनी भी सैन्य प्रणाली है, जो उन्नत सैन्य प्रणाली है, सबसे परिचित है बाबर। और बाबर की सेना यद्यपि इब्राहिम लोदी की सेना से आधी है, फिर भी वो युद्ध जीतता है। और आने के बाद उसने 4 लड़ाई लड़ी, 4 युद्ध किए, और चारों में उसको सफलता मिली। तो बाबर के आगमन के बाद जो मुगलों ने जो ऐसे तोप के गोले बरसाए कि कोई भी भारतीय शक्ति उसका सामना नहीं कर सकी, और फिर आप देखेंगे कि मुग़ल धीरे धीरे इतने मजबूत हो गए कि फिर कोई भी भारतीय शक्ति उसका सामना करने के नहीं कर पाई। यद्यपि भारतीय शक्तियों ने भी लगातार संघर्ष होता रहा, लेकिन अकबर के समय में तक आते आते 20 में वो लोग भी लड़खड़ाए जब शेरशाह सूरी ने उन लोगों को बाहर कर दिया, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब बाबर आता है तो मान के चलिए कि दिल्ली पे अधिकार जमाने के लिए, दिल्ली पे यद्यपि लोदियों का शासन है, लेकिन राजपूतों ने अपनी आँख जो है गड़ाए रखी है उस पर, और लगातार अफ़गानों में और राजपूत राज्यों में संघर्ष हो रहा है, लेकिन राजपूत उस पर अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय शक्तियां हैं सबकी जो सैन्य प्रणाली है वो लगभग एक जैसी है। जो मध्य एशिया में जो सैन्य प्रणाली में जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है उससे भारतीय शक्तियां क्या हैं? अनभिज्ञ हैं। इन लोगों के जो लड़ने का तरीका है वो परंपरागत ही है। तो इसीलिए इन लोगों का युद्ध क्या है? अनिर्णित है। दोनों वीरतापूर्वक युद्ध तो करते हैं, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो अंत में एक ऐसी शक्ति का सामना होता है जो कि मध्य एशिया में जितने भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उसने अपनी सैन्य प्रणाली को वैसे ही सुसंगठित करके रखा है, और इसीलिए वो एक 4 युद्ध लड़ता है बाबर भारत में आकर के, और चारों में उसको सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि बाबर के आगमन के पहले जो है
उत्तरी भारत तो लोदियों के नियंत्रण में है, लेकिन राजपूत राज्य क्या हैं, वो लगभग स्वतंत्र हैं दिल्ली से, और राजपूत राज्यों ने मेवाड़ के नेतृत्व में एक संघ बना लिया है। बाबर जो मुगल कालीन इतिहास जानने का जो प्रारंभिक स्रोत है वो है खुद बाबर की अपनी आत्मकथा, जिसको तुजूक बाबरी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथ उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है मुगल काल का प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए। और इसमें खुद बाबर लिखता है कि जब मैंने भारत को विजिट किया तो उस समय वो 7 भारत के 7 राज्यों का उल्लेख करता है, जिसमें वो कहता है कि 5 मुस्लिम राज्य हैं और 2 काफिर, मतलब 2 हिंदू राज्य हैं। वो 5 मुसलमान जिन राज्यों का उल्लेख करता है वो हैं दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा और बहमनी, और जिन 2 वो हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है वो हैं मेवाड़ और विजयनगर। तो इस तरीके से वो बाबर अपनी आत्मकथा में तुजूक बाबरी में 7 राज्यों का उल्लेख करता है। लेकिन इन 7 राज्यों के अलावा भी बाबर के आक्रमण के समय और भी कई राज्य थे जिसका उल्लेख बाबर ने नहीं किया है, लेकिन वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे खानदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, कश्मीर हुआ। तो ये सब छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन महत्वपूर्ण यही 7 राज्य हैं जिनका उल्लेख बाबर करता है। और इसमें मेवाड़ और विजयनगर बहुत ही शक्तिशाली हैं। और दिल्ली की स्थिति तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बंगाल भी बहुत शक्तिशाली राज्य है, गुजरात की भी स्थिति बहुत मजबूत है, और बहमनी राज्य बाद में 5 राज्यों में विघटित हो जाता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब 1526 में भी बहमनी संयुक्त है, 1527 में वो 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बाबर के आक्रमण के समय जो दिल्ली सल्तनत है वो समस्त लगभग काफ़ी हद तक लोदियों ने उत्तरी भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित किया है, और सिकंदर लोदी तक तो काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी के बाद स्थिति कमज़ोर होने लगती है, और अंत में वही होता है कि बाबर भारत पे आक्रमण करता है, और पानीपत के युद्ध के बाद वो एक भारत में एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसे हम लोग मुगल राजवंश के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग कल के लेक्चर में और आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस चैनल को आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।